यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा से क्लास 8 के लिए हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर अ फ्रेंड एंड अ फो के बारे में डिस्कशन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है वो बेसिक है बायोलॉजी का। ये उस कंसेप्ट से रिलेटेड है कि हमारे घर के आसपास क्या हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं वी सी अ लॉट ऑफ गुड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हम देख नहीं पाए हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे से कीड़े, किसी पत्ते के ऊपर दूर से एक कीड़ी बैठी है जो हम नेक्ड आई से नॉर्मली नहीं देख पाते अगर वो दूर हो। उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। तो इसकी डेफिनेशन बनती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास विच वी नॉर्मली कैनॉट सी आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और व्हाट माइक्रोब्स। जैसे नॉर्मल सी एग्जांपल है, आपके फ्रिज में कई बार ब्रेड पड़ा पड़ा स्पॉयल हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं इसकी एक्सपायरी चेक कर लो, नहीं है तो फेंक दो। उस ब्रेड को ध्यान से ऑब्ज़र्व करने पे हमें लगता है कि उस ब्रेड के ऊपर कोई जाला सा बन गया है। देर इज़ एन वाइट पैचेस, ग्रेइश ब्राउन ग्रीनिश पैचेस। ये तब भी होता है कि अगर आपके फ्रिज में कोई छोटी सी दाल पड़ी कहीं आप भूल गए हों तो आप दाल खोलते तो उसके ऊपर होता है। आप रोटी के डब्बे में एक चपाती भूल जाते हो, 5-10 दिन कहीं बाहर चले गए तो वापस आके खोलते हो तो उस चपाती के ऊपर आपको ग्रीनिश ग्रेइश पैच सा दिखता है। आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोब्स, वी कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये इतने छोटे हैं कि हम इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो हमारे पास नॉर्मली 4 तरह के आते हैं। एक आता है बैक्टीरिया, फंगस बोलते हैं हम इसको प्लूरल में, पर इसको हम फंगाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी। ठीक है, अब हम वायरस की बात करने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले हम देख रहे हैं कि सब कुछ क्या क्या है। वायरस एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये डिफरेंट हैं बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इनकी सबसे बड़ी जो डिस्टिंक्ट फीचर है कि ये जिस सेल पे अटैक करते हैं उस सेल को ही ये अपना होस्ट बना लेते हैं। मतलब उस सेल के अंदर जो भी आएगा, जो भी एनर्जी आएगी, आपने जो फूड खाया या कोई ईटिंग की, जो भी एनर्जी बन के उस सेल पे आएगी ये वायरस उस सेल की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। इसीलिए इनके ऊपर ड्रग्स काम करना मुश्किल है। कोविड जो है एक वायरस है, आपको कोल्ड होता है, ये एक वायरस है। डॉक्टर बोलता है कि 3 दिन दवाई ले लो या ना लो, ये अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि उतनी देर में हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कॉमन कोल्ड की एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और व्हाट एनिमल। दिस इज लाइक कोल्ड, फ्लू, कफ, दे आर ऑल कॉल्ड बाय व्हाट viruses. Okay, this is like a dysentery and malaria are caused by protozoa. ये एक another एग्जाम्पल है। टाइफाइड और टीबी जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट किलिंग डिजीज़ है, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जिसमें इंडिया में अराउंड मोर देन 15 लाख पीपल हर साल डेड होते हैं इस डिजीज़ की वजह से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आया है कि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। ये वहीं पे रहेंगे जहाँ पे इनको एनर्जी मिलेगी और ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकें। किसी भी एनवायरनमेंट में होते हैं। आप किसी पॉन्ड में गए हों
किसी मंदिर के, किसी भी और टेम्पल में, या कहीं गांव के पास आपके कोई पॉन्ड हो जिसको हम छप्पड़ बोलते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे ध्यान से नोटिस करेंगे तो वहाँ एंड पे या स्टार्टिंग में जहाँ भी जगह होगी ब्रिक्स के बीच में, वहाँ आपको ग्रीन ग्रीन सी पैचेस मिलेंगे, तो वो एक एल्गी है। तो वो कहीं भी है, हमारे आसपास ही है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड व्हाट प्रोटोजोआ। ये दो तरह के होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये सब तरह के एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। बेशक आइस कोल्ड हो, लोग बोलते हैं आइस कोल्ड से मेरे पैरों में एल्गी या बैक्टीरिया की वजह से कट गए हैं, तो जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो हर कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर देता है। डेजर्ट से लेकर मार्शी लैंड्स तक ये पाए जाते हैं। ओके, फिर क्या ये सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे मैनकाइंड के अगेंस्ट ही काम करते हैं या कुछ फ्रेंडली भी हैं? देखते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड में। ओके, दूसरा आता है हम लोग यूज़ करते हैं कि वेजिटेबल्स को, जो वेस्ट किचन फूड होता है उसको हम, ठीक है, छोटे से में फेंक देते हैं, वहाँ पे माइक्रोब्स आके उनके ऊपर अटैक करते हैं और उसको ग्रीन या कंपोस्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल की नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड व्हाट, ब्रेड। अब कर्ड की बात करते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो कर्ड लोग, आप भी घर में देखा होगा मदर को कि वो कर्ड कैसे जमाते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूध को थोड़ा सा गर्म करते हैं, थोड़ा सा ठंडा करके उसके अंदर पुराना बचा हुआ कर्ड का 1 या 2 चम्मच डाल देते हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है जो आपके कर्ड में था वो आपने दूध में डाल दिया। अब वो दूध में इस टेम्परेचर पे है कि वो अगर उसको सही टेम्परेचर और कंडीशंस मिलेंगी तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप सुबह तक क्या होगा, जम जाएगा। ओके, तो इट मल्टीप्लाइज, और ये रात को मल्टीप्लाई हो जाता है और सुबह तक वो उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कर्ड आपने घर में भी देखा होगा, इन इडली या भटूरा भी बनाने के काम आता है। अगर आप मैदा लेते हैं, मैदे में अगर आप यीस्ट नहीं डालते, रात को कर्ड डाल देते हैं, तो वो जो लैक्टोबैसिलस है वो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सुबह तक फलाफा बहुत बड़ा सा एक बन जाता है। 1 किलो बहुत बड़ा बन जाएगा, पैटी, ठीक है। तो आप कहीं जगह भटूरे खाते तो आप बोलते हैं बड़ा सॉफ्ट है, फ्लफी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसने वो सब चीज़ें डाल रखी हैं जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बन जाए, ठीक है। बैक्टीरिया और यीस्ट यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब उसको विदाउट ऑक्सीजन में हम उसको ऐड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने का चांस करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको विदाउट फर्मेंटेशन करेंगे तो वो उतनी स्पीड से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इडलीज भी बनाने के काम आते हैं। यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फिल द डफ एंड इंक्रीजेज इट्स व्हाट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो 2 तरह की रेस्पिरेशन होती हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन यूज़ की जाती है और एनारोबिक में वो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है, ठीक है। तो यीस्ट इसीलिए कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड के लिए काम में आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया है तो आप हमारे और वीडियो भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें लिखें।